हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। मैं मुकेश कुमार। आज मैं आपको एसपीटी के बारे में बताऊंगा, जो जेपीएससी 2021 एग्जाम पीटी में 19 सितंबर को जो होने वाला है। उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एसपीटी एक्ट से, 5 दूनी 10 मार्क्स का। तो उसके बारे में मैं आज विस्तार रूप से चर्चा करूँगा कि एसपीटी एक्ट है क्या। 1980 के दशक तक संथाल परगना में एक ही जिला था जिसका मुख्यालय दुमका था। 1855 के संथाल विद्रोह के बाद से अंग्रेजों ने संथाल परगना में भूमि राजस्व प्रशासन के संदर्भ में एक अनोखी नीति बनाई थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, आगे इसे केवल अधिनियम कहा गया, संथाल परगना को शासित करता है। संथाल परगना भारत के झारखंड राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में से एक है। यह झारखंड की एक कमिश्नरी है जिसका मुख्यालय दुमका में है। इस इकाई में झारखंड के 6 जिले आते हैं। गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज जिला और पाकुड़ शामिल है, जो कि संथाल परगना कमिश्नरी के अंदर आते हैं। झारखंड के 6 जिले। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी भी छोटा नागपुर अधिनियम के उद्देश्य की तरह संथाल परगना के संथालों के लिए बनाया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अनुपूरक उपबंध एसपीटी एक्ट 1949 में लागू किया गया। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी जमीन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे सीएनटी एक्ट बना है, सर्वप्रथम एसपीटी एक्ट में संथालों की प्रारंभिक विधि कस्टमरी लॉ का विवरण दिया गया है। संथाल समाज अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज तथा पारंपरिक शासन व न्याय विधान से स्वभाव बना हुआ है। 1949, यही एसपीटी एक्ट 1949 है और यह जो है बिहार अधिनियम संख्या 14 1949 का पार्ट है। इसका आरंभ जो है 1 अप्रैल 1949 में हुआ है। यह जो एसपीटी एक्ट है इसका आरंभ कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1949 में हुआ है, 1 अप्रैल 1949 में। और इसके अंतर्गत हम लोगों को कुल अध्याय 9 पढ़ना है और इसमें जो धाराएं होंगी, कुल धाराएं 72 है। ये सारे को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए पहले इसका देख लेते हैं कि कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं और उसका जो है मेन टॉपिक क्या है। अध्याय 1, अभी मैंने तुरंत बताया था कि कुल अध्याय 9 है, तो एक एक कर देखते हैं। अध्याय 1, इसमें जो है प्राथमिकी, जिसे प्रारंभिकी भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार, ये सबको पढ़ेंगे। और यह जो है धारा 1 से स्टार्ट होकर धारा 4 पे समाप्त होता है, अध्याय 1। फिर अध्याय 2, इसमें जो है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो धारा आएगी, धारा 5 से लेकर धारा 11 तक को हम लोगों को पढ़ना है। अगली जो अध्याय है वह है 3, इसके अंतर्गत हम लोगों को रैयत के बारे में पढ़ना है। और धारा जो इसके अंतर्गत रहेगा, धारा 12 से लेकर 12 से लेकर धारा 26 तक को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला अध्याय है 4, इसके अंतर्गत बंजर भूमियों तथा खाली भूमियों की बंदोबस्ती के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो धारा आएगी, धारा 27 से लेकर धारा 42 तक की धाराओं को हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखते हैं। अगली धारा है 5, इसके अंतर्गत लगान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जो धाराएं आएगी, धारा 43 से लेकर धारा 52 तक को हम लोगों को पढ़ना है। अध्याय 6 के अंतर्गत हम लोगों को विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि भूस्वामी को अपने ज़मीन की कुछ ज़रूरत पड़ गई तो वह जो है उसे अधिग्रहित कर सकती है, वापस ले सकती है। तो इसके बारे में हम लोगों को अध्याय 6 में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो धारा हम लोग पढ़ेंगे, मात्र एक धारा रहेगी, धारा 53। ठीक है। अगला अध्याय है 7, इसके अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी मामला जो होगा तो उसके लिए क्या न्यायिक प्रक्रिया होगी, उसको हम लोगों को अध्याय 7 के अंतर्गत पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो धारा आएगी, धारा 54 से लेकर धारा 63 तक, इसे हम लोगों को पढ़ना है। फिर अध्याय 8 में हम लोगों को तमादी यानी कि परिसीमा यानी लिमिटेशन को पढ़ना है। यह एक ही चीज़ होता है, तमादी या परिसीमा। ठीक ना। तो यह क्लिष्ट वर्ड हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख दिया, परिसीमा यानी लिमिटेशन। हम लोगों को परिसीमा के बारे में कहाँ पढ़ना है? तो अध्याय 8 में। अगर क्वेश्चन में तमादी भी लिखा रहे तो आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, तमादी किस अध्याय में पढ़े थे हम लोग? अध्याय 8 में पढ़े थे। और इसके अंतर्गत धारा 64 से लेकर धारा 66 तक को पढ़ना है। यानी धारा 64 से लेकर धारा 66 तक को हम लोगों को पढ़ना है। फिर अध्याय 9 आएगा, इसके अंतर्गत विविध प्रावधान यानी मिसलेनियस प्रोविजंस आएंगे। और इसमें जो धाराएं हम लोगों को पढ़नी है, धारा 67 से लेकर धारा 72 तक को हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने फ्रेमवर्क देखा। अब कल से
पहला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा कि रांची जिले में जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। आपको पता होगा कि संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम है ये मुख्य रूप से देखें तो सिर्फ संथाल परगना के ज़िले में ही लागू होते हैं। और संथाल परगना की अगर बात करें दोस्तों तो संथाल परगना एक प्रमंडल है और इस प्रमंडल में मुख्य रूप से 6 ज़िले आते हैं और उस 6 ज़िले को अगर याद रखिएगा उसी ज़िले में लागू होंगे, जिसमें आता है जामताड़ा, दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़। तो ये 6 ज़िले के नाम याद रखिएगा। बाकी जो ज़िले बचते हैं यानी बाकी अगर देखेंगे तो 18 ज़िले बचते हैं और ये 18 ज़िले देखा जाए तो 4 प्रमंडल में। तो ये 4 प्रमंडल और 18 ज़िले में आपको पता होगा कि CNT एक्ट लागू है। और यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो CNT एक्ट आपका रांची क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो CNT एक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन छांटने में आपको आसानी होगी कि CNT एक्ट जो है रांची में लागू है और जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज इन जिलों में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SPT एक्ट लागू है। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने ज़िलों में लागू है, तो 6 ज़िलों में लागू है SPT एक्ट और CNT एक्ट 18 ज़िले में लागू है। तो इस तरह से टोटल 24 ज़िले हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा जब SPT एक्ट तो उसमें साफ उल्लेख किया गया है दोस्तों कृषि वर्ष के बारे में, जो धारा आपको 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो धारा 4 में उल्लेख किया गया है कि कृषि वर्ष के बारे में, जिसमें कहा गया है कि बांग्ला साल, जहाँ बांग्ला साल चलता है वहाँ प्रथम जो होगा वर्ष यानी कृषि वर्ष का प्रारंभ बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी बांग्ला साल, बांग्ला जो भाषा होती है बांग्ला वो वर्ष होता है दोस्तों। तो बांग्ला भाषा जो चलती है दोस्तों यानी बांग्ला क्षेत्र में, तो संथाल परगना का अगर इलाका अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या है, अगर देखें एक रूप से तो आपका बंगाल से लगा हुआ है। तो बांग्ला साल चलता है, वहाँ पर प्रथम जो कृषि वर्ष प्रारंभ होगी वो बैसाख से प्रारंभ होगी। ये चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन जो होता है दोस्तों ये हिंदी वर्ष के महीने के नाम हैं जो आपको याद होना चाहिए। वहीं पर अगर देखा जाए दूसरा ऑप्शन में तो जहाँ फसली जो साल चलता है वहाँ प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष यानी कि यहाँ पर कृषि वर्ष आश्विन से माना जाएगा। उसी प्रकार जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष मान्य होगा। यानी तीनों परिभाषाएं देखने को मिलेगा आपका धारा 4 के अंतर्गत। तो उपरोक्त यहाँ पर सभी आंसर सही हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आपको हिंदी वर्ष के महीने के नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अब जनजातीय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको उपयोग आएगा। साथ में पूछा जाता है कि पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो वहाँ पर हिंदी वर्ष के महीने का नाम दिया जाता है। तो इसलिए आपके लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो आप एक जगह लिख करके उसको याद कर लीजिएगा, गूगल में आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो किसी खास ग्राम की अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ पर जो होगा ग्राम प्रधान की नियुक्ति वह जिले के उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अब खास ग्राम क्या होता है दोस्तों, तो वैसे ग्राम को खास ग्राम कहा जाता है जहाँ ना तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। तो वैसे गांव को कहा जाता है खास ग्राम कहा जाता है। और खास ग्राम की जो है वो दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति जो होगी वो मुख्य रूप से अगर देखें तो जो उस गांव के अगर देखा जाए तो जवाबबंदी जो रैयत होता है उनकी 2/3 सहमति के आधार पर ही यहाँ पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। और 2/3 जो सहमति देंगे वो कौन देंगे, तो वहाँ के जवाबबंदी रैयत देंगे। और किसे देंगे, तो जिला उपायुक्त को देंगे। तो जिला उपायुक्त के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, लेकिन किसकी सहमति से, तो जवाबबंदी रैयत के 2/3 सहमति से इसकी नियुक्ति की जाएगी। ये धारा 5 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत
किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयत की सहमति आवश्यक है। तो अभी बताया दोस्तों कि यहाँ पर देखें तो नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो आपको याद रखना होगा कि जिला उपायुक्त के द्वारा नियुक्ति होगी, लेकिन उससे पहले गांव वालों की सहमति मिलेगी तभी वो नियुक्ति करेंगे। तो सहमति देने वाले जो रैयत होंगे वो 2/3 बहुमत से सहमति देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है आपका धारा 12 में। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों तो रैयत के वर्ग को निर्धारण करते हुए 3 प्रकार के रैयतों का उल्लेख किया गया है धारा 12 में, और यह 3 प्रकार के रैयत हैं। पहला हो जाएगा निवासी जवाबबंदी रैयत, यानी वैसे रैयत को जवाबबंदी रैयत कहेंगे जो अभिलिखित जवाबबंदी रैयत हैं, जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में है। यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि निवासी जवाबबंदी रैयत नाम से ही उल्लेख हो जाता है कि यहाँ पर जो मूल निवासी हैं, यहाँ पर गांव में जो रह रहे हैं, अभिलिखित प्रमाण है उनके पास रहने का, तो उसे कहा जाएगा निवासी जवाबबंदी रैयत। दूसरा जो रैयत होगा आपका गैर निवासी जवाबबंदी रैयत। गैर निवासी जवाबबंदी रैयत वैसे रैयत को कहा जाएगा दोस्तों जो अभिलिखित ऐसे व्यक्ति जो गांव में नहीं रहते हैं, उनका तो नाम है गांव पर अभिलिखित है लेकिन वो गांव में नहीं रहते हैं। मान लीजिए कि आप अभिलिखित यहाँ के हैं लेकिन वो आदमी शादी करके अपने ससुराल में रहने लगा, तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर है, उसका सब चीज़ यहाँ पर है, लेकिन वो फिलहाल अब ससुराल में रह रहा है, 5 सालों से घरदमदा के रूप में रह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो जगह होगा लिखित प्रमाण में है लेकिन वह यहाँ पर उपस्थित नहीं रह रहा है, उसे कहेंगे गैर निवासी जवाबबंदी रैयत। और एक तीसरा रैयत होता है नए रैयत, यानी कि वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित हुए हैं, मतलब अभी नया नया यहाँ के रैयत के रूप में अपना नाम दर्ज करवाए हैं, तो उसे कहा जाएंगे नए रैयत अभिलिखित। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके धारा 12 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रावधानों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रकार के शुल्क के, यहाँ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ प्रकार के बाद यहाँ शुल्क के ईंट व कपड़े बनाने का अधिकार होगा। तो किस धारा में उल्लेख है दोस्तों, तो ये धारा हो जाएगा आपका 15 में उल्लेख है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो धारा 15 में कहा गया है कि किसी रैयत को अपने और अपने परिवार के घरेलू अथवा कृषि संबंधी प्रावधान के लिए, यानी यहाँ पर देखें तो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, कृषि कार्य के लिए, चाहे यहाँ पर देखें तो वो और कार्य के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि सिर्फ अपने उपयोग के लिए, बेचने के लिए नहीं, वो क्या कर सकते हैं, तो उसको अपने जो जोत का होगा क्षेत्र, तो अपने जोत में बिना किसी शुल्क चुकाए उस जोत में देखें तो ईंट बनाने का, खपड़े बनाने का अधिकार उसको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईंट बना करके बेचने लगा, खपड़ा बना करके बेचने लगा, वो सिर्फ अपने उपयोग के लिए, अपने घर के कार्य के लिए, कृषि उपयोग के लिए वो इसका प्रयोग कर सकता है अपने जोत का ईंट और खपड़े बनाने में। तो इस तरह इस धारा उल्लेख 15 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा धारा 17 के तहत। अगर धारा 17 में उल्लेख किया गया है दोस्तों कि किसी भी रैयत को अपनी जोत की किसी भी भूमि पर, यानी जोत की जो भी भूमि है उस पर उसे वृक्ष लगाने, उद्यान लगाने, उद्यान यानी समझते हैं दोस्तों बाग बगीचा होता है, तो वो पर लगाने तथा बांस लगाने का और उसे काटने का अधिकार होगा। यानी उसे लगा सकता है, उसको काट कर गिरा सकता है और उसका उपयोग भी कर सकता है। उसी प्रकार इस धारा में भी उल्लेख किया गया है दोस्तों कि वो वृक्ष में साथ साथ उन्होंने बांस, फूल, फल उत्पादन के उपयोग कर सकता है, यानी कि जो लगाया उसका उपयोग कर सकता है। ये सारी चीज़ों को वो बिना किसी शुल्क चुकाए ये सब चीज़ों का उपयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर धारा 17 में एक चीज़ों को ध्यान में रखना है
कि धारा 17 में ये भी चीज़ कहा गया है कि अगर वृक्ष तो आप काट सकते हैं, लगा सकते हैं, बांस लगा सकते हैं, उद्यान कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर महुआ का पेड़ होगा, महुआ जानते हैं दोस्तों, गांव देहात में जो डोरी का फर होता है, उसका जो फूल होता है पेड़ का, उसको महुआ का फर बोलते हैं, जिससे दारू बनता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो महुआ का पेड़ है, तो महुआ का पेड़ को काटने का अधिकार रैयत को नहीं होगा। अगर महुआ के पेड़ को काटने के लिए अगर वह ऐसा करता है, उसको काटना अनिवार्य है, तो उसके लिए एसडीओ से यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना होगा। उस रैयत को अपने जोत भूमि से महुआ को पेड़ हटाने के लिए, काटने के लिए उसे अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि महुआ के वृक्ष को हटाने के लिए किसकी अनुमति लेनी आवश्यक होगी रैयत को, तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो किस में प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो धारा 17 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है। तो रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है दोस्तों, किस धारा में प्रावधान किया गया है, तो धारा 20 में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 20 में जो है दोस्तों वेरीआई, मतलब बोलना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। 20 से लेकर के 25 धारा को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संथाल परगना से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे एसपीटी एक्ट से संबंधित, तो वहाँ से 3 से 4 प्रश्न रहेंगे और आसानी से आप बना सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि विनिमय से संबंधित वहाँ पर प्रावधान किए गए हैं धारा 20 में। साथ में 21 को देखिएगा, जिसमें गैर आदिवासी रैयत के द्वारा रैयत भूमि का हस्तांतरण की भी बात कही गई है। तो इस तरह से 20 से 25 तक इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होना ही चाहिए। उसी प्रकार जो धारा 18 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो धारा 18 में कहा गया है कि भवन निर्माण से संबंधित रैयत का अधिकार, यानी इसमें भवन निर्माण से संबंधित रैयत को अधिकार के बारे में प्रावधान है। और धारा 21 में है कि गैर आदिवासी रैयत के द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण। और धारा 22 में है दोस्तों कि रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। तो जो तीनों धारा दिखाई दे रहे हैं 20, 21 और 22, इसको वीवीआई करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो किस बंजर भूमि को बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान जो किया गया है वो किस धारा में उल्लेख है। तो यहाँ पर हो जाएगा धारा 27 में उल्लेख है। तो धारा 27 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती निहित प्रपत्र में पट्टे के द्वारा की जाएगी, यानी कि इसका अगर विहित करना है तो पट्टे के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए 4 प्रतियां तैयार किया जाएगा, जिसमें से 1 प्रति जो होगा वो उपायुक्त को दिया जाएगा, 1 प्रति रैयत को दिया जाएगा, और 1 प्रति जो है भूस्वामी को, और 1 प्रति जो होगा वो ग्राम प्रधान के मूल रैयत को दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें प्रावधान किए गए हैं धारा 27 में। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों की बंदोबस्त बंजर भूमि की आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो धारा 33 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती की तिथि जो रखा गया है वो 5 वर्ष रखा गया है, यानी कि 5 वर्ष के भीतर अगर आबाद नहीं की गई थी है उसकी जोत को, तो जवाबबंदी जो रैयत होगा वो ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत एवं जमींदार के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त जो होंगे जवाबबंदी रैयत को रद्द करते हुए उसे पुनः बंदोबस्त करने का अधिकार दे देगा। तो इस